जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो 13 सितंबर 2025 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं, उनके तमाम सवालों को लेकर। तो चले चलते हैं बिना देरी किए हुए आज के पहला सवाल है कि लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। यानी लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति कौन करते हैं? राइट आंसर है डी, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में है। यानी लोकसभा अध्यक्ष परामर्श करते हैं, उनके उपरांत राष्ट्रपति में ये शक्ति निहित है कि लोकसभा के सचिवालय के स्टाफ की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से। ये इसका आंसर राइट आंसर डी। बात करते हैं इसके ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग, जिससे हम यूपीएससी कहते हैं। ध्यान रहे ली कमीशन ने 1926 में यह सिफारिश किया था, जिसके तहत इस संस्था का गठन किया गया है। उस समय इसका नाम हुआ करता था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन यह नाम बदलाव का हुआ 1947 भारत की आज़ादी के बाद। इसका नाम बदल कर क्या आता है? यूपीएससी, जिसे आज हम जानते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें एक अध्यक्ष प्लस 10 अन्य मेंबर होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है भारत का महान्यायवादी क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल बोलते हैं इसे। आर्टिकल कौन सा है? संविधान के आर्टिकल 76 में वर्णित है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यह क्या करता है? राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है, और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पोस्ट को होल्ड करता है। साथ ही महान्यायवादी को यह भी राइट दिया गया है कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहाँ मीटिंग में बैठ सकते हैं, लेकिन इसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार करिए। निम्न में से कौन विषय समवर्ती सूची में आते हैं? क्वेश्चन पूछा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होता है? यानी इसे अंग्रेजी में कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। क्या कहते हैं इसे? इसे कहा जाता है कंकरेंट लिस्ट। अगर बात करें हमारे संविधान के अनुसूची 7 में इन सूचियों का वर्णित है, जिसमें पहला है संघ सूची, फिर राज्य सूची, उसके बाद आती है समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 सब्जेक्ट हैं, राज्य सूची में 66 है, और समवर्ती सूची में 47 हुआ करते थे। वर्तमान में क्या है? वर्तमान और 42वां संविधान संशोधन जो हुआ, इसमें 5 विषय इस राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया है। यानी अब यहाँ प्रेजेंट टाइम पे कितने हैं? 61, और यहाँ 5 ऐड होते हैं तो कितना होता है समवर्ती सूची में? 52। आइए जानते हैं वो 5 सब्जेक्ट क्या क्या है जो इसमें जोड़े गए थे। पहला था वन, दूसरा था जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या, तीसरा था शिक्षा, चौथा है बांट व माप, और पांचवा है जीव जंतु की वन्यजीव की सुरक्षा, वन्यजीव सुरक्षा। ऑप्शन पे देखते हैं क्या इसे मैच कर रहा है। वन्यजीव की सुरक्षा
कृषि पर आय नहीं ऐड किया गया। विद्युत उपभोग पर अथवा बिक्री पर नहीं ऐड किया गया है। और मूल्य यंत्र यानी बांट और माफ। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन हो जाएंगे आपके, राइट आंसर क्या होंगे? राइट आंसर होंगे वन्य जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण, यानी 1 और 4, ऑप्शन बी सही आंसर इसका। नेक्स्ट सवाल नंबर 34, इसमें है कि नीति निदेशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। सवाल गौर करिएगा, नहीं है, नहीं। तो गांधीवादी सिद्धांत में इसके अंदर आते हैं ग्राम पंचायत गठन, गांधीवादी सिद्धांत है जो आर्टिकल 40 में है, ये है। फिर आते हैं समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44 में है, यह गांधीवादी सिद्धांत नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की प्रोन्नति, महात्मा गांधी जी की सिफारिश किया था कि हमारे देश में कुटीर उद्योग डेवलपमेंट होना चाहिए, ये आर्टिकल 43। और काम का अधिकार जिसे हम कहते हैं राइट टू वोट, ये आर्टिकल 41 में है, लेकिन इसकी महात्मा गांधी ने सिफारिश नहीं किया था, जोर नहीं दिया था। यानी गांधीवादी सिद्धांत क्या क्या नहीं है? तो नहीं है एक नागरिक संहिता, ये नहीं है, और काम का अधिकार, ये दो नहीं है। तो ऑप्शन है 2 और 4, यानी ये गांधीवादी सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है कि सूची, ये सूची है। हमारे भारत संविधान में कितनी सूचियां हैं? 12 अनुसूची हैं। प्रधानानुसूची, एस फॉर शपथ, सॉरी, प्रधानानुसूची क्या है? गौर करें, पहला अनुसूची है राज्यों का सम होगा, दूसरा अनुसूची शपथ है, तीसरा अनुसूची वेतन है, चौथा अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, पांचवा अनुसूची में है SC ST क्या एरिया, कैसे वहाँ प्रशासन चलाया जाए उसके बारे में चर्चा है। 6 में है ATMM यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में वहाँ का प्रशासन कैसे चलाया जाए, 6 है। 7 में है सूची, S फॉर सूची। 8 में भाषा है, B फॉर भाषा, लैंग्वेज। 9 पे भूमि अधिग्रहण है, B से भूमि अधिग्रहण। 10 में क्या है? 10 में है दल बदल। 11 में है पंचायत, P फॉर पंचायत। 12 में नगर पालिका। ये 12 अनुसूचियां हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन पे, शपथ का प्रारूप किसमें 30 अनुसूची में है? बिल्कुल, शपथ का प्रारूप 30 अनुसूची में है, ये सही है। यहाँ गलती किया है हमने, दूसरे वेतन है, दूसरे में वेतन है, तीसरे में शपथ है। तीसरे अनुसूची में शपथ प्रारूप है, सही है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में है, यह भी सही है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन छठी अनुसूची में है, यह गलत है। किसमें है ये? 5वीं में है। और संघ सूची 7वीं अनुसूची में है, यह भी सही है। ये आंसर क्या होगा इसका? क्या नहीं है? तो आंसर होगा राइट, क्या नहीं है इसमें से? छठी अनुसूची का मिलान, ये सही नहीं है। ये कहाँ है? ये 5वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट सवाल, केंद्र सरकार के बारे में कौन सा कथन सही है? तो मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श पे होता है, यानी प्रधानमंत्री अपने जो कैबिनेट का निर्माण करते हैं वो कैबिनेट सचिव के परामर्श से करते हैं, बात गलत। सही क्या है कि प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है, यह सही है। प्रधानमंत्री चुनने के बाद राष्ट्रपति के परामर्श पर सारे मंत्रालय आवंटित किए जाते हैं, और यह बात हमारे आर्टिकल 75 में वर्णित है। 75 में कहता है कि प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति सारे मंत्रालय आवंटित करते हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्रियों का कौन सा आर्टिकल पे है? 74, देयर शुड बी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। और 78 में क्या है कि जो हमारा मंत्रालय है, कैबिनेट और प्रेसिडेंट, इसके बीच एज ए ब्रिज काम करता है प्राइम मिनिस्टर। जो भी यहाँ पे हो रहे होते हैं प्रधानमंत्री लोकसभा वगैरह में, यहाँ पे सारा चीज़ ये इन्फॉर्म किया जाता है प्रेसिडेंट को। अगले सवाल,
37 कि राज्य विधायिका कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है। पहला है महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल को मत देने का अधिकार है, गलत। वो लोकसभा राज्यसभा में भाग ले सकता है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता है। विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाते हैं, जाएंगे, ये सही है। आर्टिकल 345 से यह बात सच है। यह किसी उच्च न्यायालय के नजदीक से आश्रम पर चर्चा कर सकती है, नहीं कर सकती है। हाईकोर्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं, उस पर चर्चा यहाँ पे नहीं किया जाता है। किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाही को बेहतर प्रश्न कह सकते हैं, यह भी गलत है। आंसर एकमात्र आंसर इसका 20 राइट है। जहाँ विधायिका में कौन सी भाषा प्रयोग कर सकते हैं, या तो अंग्रेजी प्रयोग कर सकते हैं या हिंदी, या उस राज्य किसी सरकारी भाषा, किसी राज्य की सरकारी भाषा या इंग्लिश या हिंदी, इन तीन में से किसी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। राइट आंसर बी। 38 पे क्या है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट पर उचित पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु उचित का ध्यान में क्या होना चाहिए। जो हमारे मौलिक अधिकार बनाए गए उसमें कौन सी बात ध्यान में रखी गई है। पहली बात ये सही है कि सामान्य जन का हित संरक्षित हो, इस बात को ध्यान में रखकर हमारे फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स वर्णित है। बाकी ये तीनों आंसर गलत है। विद्यमान समाज मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरुद्ध न हो, गलत। राज्य के नीतिशक सिद्धांतों नजरअंदाज किया सकता है, नहीं किया सकता है। सामूहिक हित बेहतर नहीं है, ये तीनों गलत हैं। एकमात्र सही आंसर क्या है कि सामान्य जन का हित संरक्षित हो, इस अनुरूप में हमारे मौलिक अधिकार बनाए गए हैं, जो अमेरिका से लिया गया है। भाग हमारे संविधान के भाग 3 में है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन कि इनमें में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है। हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री में उसका मेंबर होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये इसका डिसीजन कौन करता है। हमारे संसद, हमारे पार्लियामेंट में उनकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो संसद में विधि द्वारा वर्णित है। ऑप्शन होगा सी, मंत्रिपरिषद नहीं कर सकता है, भारत राष्ट्रपति नहीं, और संघीय कैबिनेट नहीं। आंसर है इसका सी। हाँ, उससे नियुक्ति में भारत का राष्ट्रपति, नियुक्ति के लिए भारत राष्ट्रपति हैं, लेकिन क्या योग्यता होनी चाहिए उसके लिए संसद विधि बनाती है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 उसके अन्य मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सदन को आहूत करने का क्या, आहूत मतलब उसे जो है बुलाने का अधिकार, सदन को जो बुलाया जाता है यानी दीक्षांत है, सही है। स्थगन में सत्रावसान होता है। स्थगन मतलब उसको, सत्र को कुछ दिन या कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है, उसे कहते हैं सत्रावसान, ये भी सही है। विघटन सदन को समाप्त करता है विघटन या डिजॉल्व। डिजॉल्व में क्या होता है, कभी भी जब नेक्स्ट इलेक्शन होना होता है तो प्रेजेंट में चल रहे सदन को, उसको जो है पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है, तो ये भी सही है। स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया सकता है, यह गलत है। स्थगन कभी भी सदन के नेता द्वारा अकेले नहीं किया सकता है, हमेशा ये समूह में होता है। यानी क्या सही नहीं है, गौर सही नहीं में क्या है, ऑप्शन 4। ऑप्शन जो 4 है ये सही नहीं है, बाकी सारे सही है। 41 नेक्स्ट सवाल है। 41 पे आते हैं कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है। वित्तीय स्थिति के लिए कौन अधिकृत है, तो वित्तीय स्थिति के लिए है राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। पंचायतों की देखरेख के लिए राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग गठित किया जाता है। वित्त आयोग जो आर्टिकल हमारे संविधान के 243, 243 के सब क्लॉज 9 में है कि पंचायतों के वित्तीय सहायता के लिए एक वित्त आयोग गठित की जाएगी। पंचायत अनुसूची कितने में है, कौन सी अनुसूची में है, पंचायत अनुसूची 9 में है, अनुसूची 9 में है, सॉरी
अनुसूची 11 में है। 11 में पंचायत है, अनुसूची 12 में नगर पालिका है। अगले सवाल पे आते हैं। सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। क्या करती है? आत्मनिर्भर भारत। ये कब लाया गया था? हमारे मोदी गवर्नमेंट द्वारा यह लाया गया है 2020 में आत्मनिर्भर भारत मिशन लाया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा। इसका मकसद क्या है कि दूसरे देशों पर निर्भरता कम होना और जहाँ तक संभव हो अपने देश के प्रोडक्शन पर डिपेंड रहना। और कहीं ना कहीं इसी के मिशन को पूर्ति करने के लिए मेक इन इंडिया मिशन चलाए गए हैं। कब चलाए गए थे? 2014 में नई दिल्ली के विज्ञान भवन से इसे इनोग्रेट किया गया था। तो इसका आंसर दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट सवाल है 43 कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो हमारे जो पावर है, पावर को विकेंद्रीकृत करना, डिसेंट्रलाइज करना। पावर एक जगह इकट्ठा ना हो, उसे जो है पावर को बांटने की शक्ति है। जैसे बात करें सेंट्रल में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, इसे बांटा गया स्टेट गवर्नमेंट में, राज्य सरकार में, फिर बांटा गया जिला सरकार में। जिला के अंदर आते हैं ये पंचायती राज व्यवस्था, यानी जनता के विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें 1973 अमेंडमेंट जो हुए थे 1993 में, ये पंचायत से संबंधित है। और वहीं एल.एम. सिंघवी समिति एक थी, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में लाई गई थी, जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलवाया। और ये अगर बात करें भाग 9 में आते हैं, 2 सवाल है। पंचायत का उल्लेख कहाँ है? तो संविधान के भाग 9 में, लेकिन अनुसूची 11 में। दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है पंचायती किस भाग में है, तो भाग 9 में। कौन सी अनुसूची में है? तो भाग 11 में, अनुसूची 11। नेक्स्ट सवाल कि निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? निंदा प्रस्ताव कब लाया जाता है? हमारे जब सदन में किसी मंत्री, कोई भी मंत्री हो, मंत्री के विरुद्ध उसके किसी काम में विफलता पर, मंत्री के विरुद्ध उसके किसी काम में विफलता पर हमें उसे ऑब्जेक्शन करना हो, या उसे किसी मंत्री ने कोई काम किया है और वह काम विफल हो गया, सफल नहीं हो पाया है, तो विफलता पर जो हमें ऑब्जेक्शन जताना होता है तो सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएंगे आपके ए। यह करे क्या सत्य है, क्वेश्चन आगे है कि निंदा प्रस्ताव वो होता है कि किसी मंत्री के असफलता के लिए हमें जब रोष जताना होता है, जब हमें उसके असफलता के लिए जताना होता है खेद, तब निंदा प्रस्ताव लाई जाती है। और करें क्या सत्य है? सत्य में देखें तो यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, बिल्कुल यह भिन्न है, और यह आंसर सही है। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव होता है कि एक जो सत्ताधारी पार्टी होती है, सत्ता पार्टी, विपक्षी पार्टी, जब विपक्षी पार्टी को कहीं डाउट होता है कि सत्ता पार्टी अभी मेजॉरिटी में है या नहीं, इस चीज़ को जब टेस्ट करना होता है, तब इस मोमेंट पे विपक्षी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाती है। नेक्स्ट है कि 45 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो क्या मौलिक अधिकार का संरक्षण, ये एक ऐसा विषय है
जो उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च, दोनों के संरक्षण में आता है। उच्च न्यायालय जैसे आर्टिकल 226 और सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं। इसके तहत इन्हें क्या राइट दिए गए हैं? इन्हें 5 प्रकार के रीट जारी करने के अधिकारिता प्राप्त है। वही बात करते हैं केंद्र राज्य के बीच विवाद कौन सा आर्टिकल में है? यह आर्टिकल 263 में है। केंद्र राज्य विवाद आर्टिकल 263 में है। और इससे जो है सॉर्ट आउट करने के लिए क्या बनाया गया है? बनाया गया था जो संबंध शो करता है केंद्र राज्य संबंध। एक है सरकारी आयोग, एक है पुंछ आयोग। सरकारी आयोग कब बनाया गया था? 1983-84। पुंछ आयोग बनाया गया है 2007 में। ये जो है केंद्र राज्य संबंध को शो करते हैं। अगला सवाल है कि कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया? तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय। लाजपत राय ने जो है क्या कहा था? इस सुरक्षा वाल्व सिद्धांत कहा था जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इससे जो है सुरक्षित एक वाल्व सिद्धांत बताया था। यानी इसका मतलब है कि हमारे भारतीय नेताओं को अंग्रेजों के प्रति जो उनके नीतियों से, जो उनके कार्य थे, उनसे जो रोष, उनसे जो क्रोध उत्पन्न हो रहा था, उसे दबाने का एक मंच मिल गया था, शांतिपूर्वक दबाने का एक मंच मिल गया था आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बात किसने कहा? इसलिए कहा सुरक्षित एक वाल्व सिद्धांत कहा था, लाला लाजपत राय ने कहा था। वहीं अगर ऑप्शन देखें बिपिन चंद्र पाल, इसने क्या कहा था? बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कि हमें अंग्रेजों से अगर आज़ादी मिलनी है तो याचना से नहीं बल्कि संघर्ष से मिलेगी। यानी मांग कर नहीं, संघर्ष से मिलेगी। इसका राइट आंसर क्या था? लाजपत राय था। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? ये 1912 की घटना है, जब दिल्ली में रास बिहारी बोस ने, क्या नाम है? रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग के गाड़ी पर बम फेंका था। और इस समय बात करें तो लॉर्ड मिंटो जानते हैं सांप्रदायिकता का। 1909 में लॉर्ड माल्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। मिंटो समय लॉर्ड कर्जन, ये बंगाल विभाजन के लिए 1905 में बंगाल विभाजन कराया था। उसमें जो गवर्नर थे लॉर्ड बेवल, इनका कार्यकाल है 1945, याद रखिएगा 1945। लॉर्ड बेवल का कार्यकाल इंपॉर्टेंट है। 1943 से 47 तक का कार्यकाल है। इस बीच में क्या होता है? 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ता है, इस टाइम की घटना है। 1946 में आप सभी को पता है कैबिनेट मिशन भारत आई थी। और वर्ल्ड वॉर टू भी इस समय हुए थे। अगला है कि 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने किस अवसर में आया था? तो यह है आंसर हरदयाल विदेश यानी अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। कौन सी है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। वहाँ पे ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने थे। याद रखिए हरदयाल सिंह ने 1913 में क्या किया था? गदर पार्टी की स्थापना किया था, जिसमें सोहन सिंह भाखना क्या थे? सोहन सिंह भाखना उसके सचिव हुआ करते थे। इसके संस्थापक हरदयाल सचिव हुआ करते थे सोहन सिंह भाखना। नेक्स्ट सवाल, एमओ कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी में के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता का बढ़ावा दिया था। किसने बढ़ावा दिया था? इसका राइट आंसर है थियोडर बैक। इसने बढ़ावा दिया और
मिंटो जान ही रहे हैं, 1909 का माल्य मिंटो रिफॉर्म आया था, सांप्रदायिकता का बीज बोया था इंडिया पे। और एक है ऑप्शन विलियम मॉरिस, ये क्या है, ये ब्रिटेन के बहुत अच्छे इसे डिजाइनर और कलाकार हुआ करते हैं। इसका आंसर है थियोडर बैक। नेक्स्ट सवाल है द यंग इंडिया। इस सवाल को इसके पहले सेट में आज भी में डिस्कशन कर चुके हैं। द यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये समाचार पत्र निकाला गया। द यंग इंडिया किसकी है, ये इंग्लिश में निकाली गई थी। वहीं एक हरिजन था जो 1932 में आई थी। नेक्स्ट है मैग्नेट रेखा। कौन सी रेखा है, मैग्नेट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है। तो मैग्नेट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। यूएस कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच कौन सी है, इसके बीच जाती है 39 39 समांतर रेखा है। एक है 17वीं जो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। अगले सवाल, हॉर्मुज क्या है, हॉर्मुज जलडमरूमध्य ये कहाँ पे है। बात करें हॉर्मुज जलडमरूमध्य, हॉर्मुज जलडमरूमध्य कहाँ जोड़ती है पारसिया की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच है ये हॉर्मुज जलडमरूमध्य। यहाँ पे मेडिटेरियन सी, लाल सागर, आई थिंक सुएज नहर। और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ग्राउंड जीरो क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ग्राउंड जीरो क्या होता है। ग्राउंड जीरो का मतलब होता है किसी भी समस्या या संकट का केंद्र बिंदु माना जाता है उसे। किसी भी समस्या या संकट का जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है उसे ग्राउंड जीरो कहा जाता है। यह है न्यूयॉर्क, राइट आंसर। याद होगा 9 सितंबर को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो आतंकवादी हमला हुआ था, तो पहला जहां हमला हुआ था उस जगह का नाम है न्यूयॉर्क। संकट का ये केंद्र माना जाता है। ग्रीनविच आप जानते हैं जीएमटी से कहते हैं, यहाँ से हमारी जीएमटी से जो इंटरनेशनल टाइम लिया गया है, जहाँ से हमारा भारत का टाइम कितना है 5.5 घंटा आगे है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु, श्रीहरिकोटा जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में है ये। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरूमध्य है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है। डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है क्रॉ स्थल डमरूमध्य। पनामा डमरूमध्य, पनामा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जो है अलग करती है। और कौन सी यह है, इधर एक साइड है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट सवाल पे 55 नंबर, लडंग ये क्या संदर्भित करता है। एक्चुअली ये मलेशिया और इंडोनेशिया में शिफ्टिंग कृषि जो होती है, स्थानांतरित कृषि जो होता है एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कृषि को जो है यहाँ लडंग के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि का प्रकार है जहाँ हर साल पेड़ पौधों को काटे जाते हैं, वहाँ खेती की जाती है, फिर जब ज़मीन बंजर बन जाती है तो उसे चेंज करके अगले किसी जगह पर खेती जीवनयापन करते हैं। तो ये कहाँ है स्थानांतरित कृषि, ये मलेशिया इंडोनेशिया का जो है लोकल नेम है, जिसका मतलब होता है स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट सवाल कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। यह सवाल भी हम डिस्कस किए हैं आईबी के पेपर में।
तो इसका आंसर है माजुली द्वीप, जो असम के जोरहाट जिला में यह स्थित है, जहाँ एक जनजाति पाई जाती है, मिसिंग जनजाति पाई जाती थी, मिसिंग, और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाई गई है। दूसरा ऑप्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके, श्रीरंगम। दूसरा ऑप्शन बात करें श्रीरंगम द्वीप, ये कहाँ बनाई गई है? श्रीरंगम द्वीप बनाई गई है कांवरी नदी पर। कहाँ बनाई गई है? श्रीरंगम द्वीप बनाई गई है कांवरी नदी पर, नदी द्वीप है। भवानी द्वीप, यह भवानी जो है कृष्णा नदी बनाई गई है, कृष्णा नदी बनाया गया द्वीप है। अगाती द्वीप कहाँ है? ये लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप में अगाती द्वीप है। और यह कोरल द्वीप है, यानी पुराल भित्ति का यह यहाँ पुराल भित्ति पाई जाती है। चारों इसके ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। माजुली द्वीप कहाँ बना है? ब्रह्मपुत्र पर, श्रीरंगम कावेरी नदी पर, भवानी द्वीप कृष्णा नदी पर, अगाती द्वीप कहाँ है? यह द्वीप लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन क्या है? नदी बेसिन बात करें तो राइट आंसर है गोदावरी नदी बेसिन, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। आप जानते होंगे प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है? अगर हमारा इंडिया है तो तीन ओर से घिरा हुआ वैसा जमीन है जहाँ जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। हमारा भारत कुछ ऐसे हैं। तो ये जो साउथ का सेक्शन है ये तीन ओर से घिरा हुआ है पानी से, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। और इस प्रायद्वीप में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। इसका उद्गम स्थान कहाँ है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है नासिक जिला, महाराष्ट्र से। नासिक जिला महाराष्ट्र से है। दूसरी बात करते हैं नर्मदा नदी बेसिन कहाँ है? नर्मदा निकलती है अमरकंटक से, अमरकंटक विंध्याचल पर्वत। महानदी निकलती है रायपुर, छत्तीसगढ़ का इलाका रायपुर। और कावेरी निकलती है कर्नाटक के कुर्ग जिले से, कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अलकनंदा और भागीरथी, इसे हम कोडिंग करते हैं ए फॉर अलकनंदा और बी फॉर भागीरथी। संगम स्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर है देवप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। फिर उनका नाम वहाँ से क्या होता है? नाम परिवर्तनों के नाम गंगा हो जाता है। और बात करते हैं इसके ऑप्शन पे, सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग पे क्या है? यहाँ नदी संगम होता है अलकनंदा प्लस पी फोर पिंडर नदी। बात करें विष्णुप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में है मिलती है अलकनंदा प्लस डी फोर धौलीगंगा। बात करते हैं रुद्रप्रयाग में, यहाँ मिलती है अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। कोई भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप कहाँ पे है? तो ये है नारकोंडम और बेरन द्वीप है। नारकोंडम और बेरन द्वीप है, ये द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? ये अंडमान निकोबार में दोनों द्वीप पाए जाते हैं। बेरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है और ये नारकोंडम अभी निष्क्रिय है। अगर बात करें कवारती, कवारती लक्षद्वीप की राजधानी हुआ करती है न्यूमुर द्वीप। न्यूमुर द्वीप वेस्ट बंगाल पे है, लेकिन यह भारत, इंडिया और बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप है। नेक्स्ट, भारत में मेरठ यानी यूपी में किस आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग मिला है कैंची को। क्या मिला है? मेरठ में मिला है कैंची को मिला है। नेक्स्ट है, भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? तो यह शिमला में है। और शिमला से और इसका यहाँ पे है आलू अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? शिमला में है। इसके अलावा बात करें देहरादून, देहरादून में क्या है? मिट्टी और जल का अनुसंधान केंद्र है, वाटर एंड सोयल, मिट्टी व जल अनुसंधान केंद्र भी है। नेक्स्ट, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वेरी इजी क्वेश्चन।
एमपी में है। और याद रखिएगा सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क 12 नेशनल पार्क कहाँ पे है, एमपी में है। इससे बात कर सकते हैं कान्हा के अलावा यहाँ पे माधवगढ़ है नेशनल पार्क है, माधव बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच है एमपी में। इसके अलावा संजय राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा एमपी में पाए जाते हैं। असम में फेमस है, असम में काजीरंगा जो एक सींग वाले गंडा के लिए फेमस है, असम में पाए जाते हैं। उत्तराखंड पे जिम कॉर्बेट जो भारत की सबसे पहली 1936 में सबसे पहली नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट। महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में तडोबा है। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन अगर कहा केवल संजय राष्ट्रीय उद्यान, केवल संजय हो जाएगा एमपी में, लेकिन संजय गांधी बोले तो महाराष्ट्र में। और चंदौली भी, चंदौली कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है लोकटक झील। क्या है लोकटक झील, कहाँ है, लोकटक झील है जो मणिपुर में है, जो मणिपुर में है। और यहाँ इस झील पे एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क यहाँ पाया जाता है, जो तैरता हुआ झील है। यहाँ क्या पाए जाते हैं, यहाँ फूमडिश एक घास के टाइप में होते हैं, फूमडिश ये पाए जाते हैं जो हमेशा तैरते रहते हैं। यहाँ पे लोग घर भी बनाते हैं, इसीलिए इसे तैरता हुआ झील भी कहते हैं। और यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ। नेक्स्ट, कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में है, बिहार में बाघ अभ्यारण्य है। ये वाल्मीकि राष्ट्रीय, ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के, वहाँ पे वाल्मीकि राष्ट्रीय ये उद्यान है। और उदयपुर वन जो ये भी वेस्ट चंपारण में ही आते हैं। भीमबंध वन कहाँ है, भीमबंध मुंगेर में है। क्या रखिएगा तीनों, वाल्मीकि वेस्ट चंपारण, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य वेस्ट चंपारण, भीमबंध मुंगेर। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है, यह है बैल है। गाय भैंस घोड़ा किसी का राज्य के पशु नहीं है। हाँ, गाय से एक है नीलगाय। नीलगाय कहाँ की है, नीलगाय दिल्ली की राज्य की पशु है, दिल्ली की है, लेकिन ओनली गाय नहीं है, यह है नीलगाय, कहाँ की है, दिल्ली की है। नेक्स्ट है बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण किसने किया था, पुनर्निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो ये 2014 में हुए हैं पुनर्निर्माण। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाया था, कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनाया था, जहाँ बौद्ध धर्म में शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान दोनों संप्रदाय के लोग। साथ ही इससे बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने इसे अटैक किया और तोड़कर इस लाइब्रेरी को जला दिया था। नेक्स्ट, कमनासा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। कमनासा नदी जो है ये कैमूर जिला है, बिहार के कैमूर जिला में कमनासा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। और यह निकलती कहाँ से है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और एमपी में विंध्याचल रेंज में एमपी के कमनासा, क्या है, नाम से ही है, संबंध है। कमनासा एक हिल है, पहाड़ी है, तो एमपी में स्थित कमनासा हिल से यह नदी निकलती है। और कमनासा हिल जो है विंध्याचल पर्वतमाला का एक पहाड़ी हुआ करती है। और गंगा में ये मिलती कहाँ पे है, गंगा नदी में मिल जाया करती है। नेक्स्ट है बिहार संपूर्ण भारत का कितना परसेंट पायराइट उत्पादन करता है, 95% पायराइट उत्पादन करता है। किसे क्या कहा जाता है, पायराइट को बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है, क्योंकि यह सोने जैसा बिल्कुल चमकता दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। लास्ट सवाल है कि बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है,
बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? राइट आंसर है जमुई जिला। बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है। हालांकि सोना की बात करें तो पूरे इंडिया में 99% सोना कहाँ पाया जाते हैं? कर्नाटक में पाया जाते हैं। वहाँ कोलार और हट्टी जैसे सोने की खान है। अगर बात करें तेलंगाना में वारंगल में पाए जाते हैं। और आज का लास्ट सवाल है कि बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आता है? किस प्रकार क्लाइमेट पाया जाता है वहाँ पे? राइट आंसर है उपोष्ण कटिबंधीय मानसून क्षेत्र है। यहाँ इस साइड में बिहार कहीं ना कहीं है। तो अगर इसको ब्रेक करें, उपोष्ण का मतलब क्या होता है? उपोष्ण का मतलब होता है कि जहाँ लोग मिट्टी से खेती करते हैं। कटिबंधीय का मतलब है कि वहाँ नहर का प्रयोग होता है सिंचाई वगैरह के लिए। और मानसून का मतलब है कि वर्षा पे डिपेंड होते हैं, वर्षा के पानी पे डिपेंड होते हैं। तो मिट्टी से फसल तैयार की जाती है। कटिबंधीय में सिंचाई के लिए नहर का प्रयोग किया जाता है। और मानसून का मतलब है कि वर्षा के पानी पर डिपेंड होते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बिहार कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी इलाका है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज 40 सवाल कर चुके हैं। आज कितने सवाल के? 40 सवाल हो चुके हैं हमारे। पार्ट 1 पे 40 सवाल हो चुके हैं। अगले पार्ट 2 में इसके नेक्स्ट सवाल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू।